हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके लिए टीचिंग के लिए हर पेपर के लिए आपके जो आगामी एग्ज़ाम आपके उनके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की कंप्लीट आपके लिए फ्री बैच आपके लिए चला रखा है, जो कि हमने ब्रह्मास्त्र सीडीपी सीरीज़ के नाम से है, जिसके हम संज्ञानात्मक विकास जो कि हमारे जीन प्याजे जी का है उसकी दूसरी वीडियो है दोस्तों। तो इसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे भी लगाएंगे। तो दोस्तों, इस जो हमारी ये वीडियो है इसमें हमने प्रीवियस एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डीपली इस वीडियो में उनके कंसेप्ट को जानेंगे और अपनी जो तैयारी है उसको एक और आगे इम्पोर्टेंट और एक पावरफुल तैयारी के साथ एग्जाम में बैठने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी कॉपी पेन या फिर डायरी लेकर यहाँ पर बैठें, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पर आप नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे लाइक करना, शेयर करना और अच्छे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो हमारा इसका जीन प्याजे के बारे में जाना था बेसिक, और उसके बारे में हम इनकी जो अब इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस दी थी उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब जन्म के पश्चात जो हमारी पहली जो हमारी एज है, जो डेवलपमेंट एज बोली है इसने प्याजे जी ने, तो वो है दोस्तों सेंसरी मोटर स्टेज। इसे संवेदी परक अवस्था भी बोला जाता है। द एज ग्रुप 0 से 2 साल तक comes under it. In this, the children learns by observing others through ears, nose, eyes, etc. At this stage, the child develops an object permanence. तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बच्चा है वो क्या क्या विकसित कर लेता है और क्या अपनी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अचीव कर लेता है। तो इस अवस्था में आयु में 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा अपने कान, आँख, नाक से जो ऑब्जर्व करना सीख जाता है। वह अपने संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर उपकरणों से सीखता रहता है। इस अवस्था में बच्चे में ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस जो हमारी वस्तु स्थायित्व है, वस्तु स्थायित्व होता है दोस्तों। इसमें अगर बच्चे के सामने से कुछ भी उसका खिलौना उसकी आंखों के आगे से हटा दिया जाता है तो वो उसे ढूंढने का प्रयास करता है, उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। तो बाकी इसके बारे में जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं वे इनके बारे में क्या बोलते हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में डिटेल वाइज अब हम जानेंगे। एट दिस एज द चाइल्ड लर्न्स टू फील विद द हेल्प ऑफ सेंसरी स्टिमुलेंट्स ईयर, नोज, आइज। ये हमने पहले जान लिया कि इस अवस्था में बच्चा अपने संवेदी प्रेरक जो सेंस ऑर्गन्स हैं, 6 सेंस, आँख, नाक, कान, जीभ से महसूस करने सीख लगता है। फिर दोस्तों बात आती है द चाइल्ड डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये मैंने अभी आपको बताया था, इसमें वस्तु स्थायित्व की जो विशेषता है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होने लगता है। अगर आप उसकी फेवरेट चीज़ या फिर कोई भी उसकी चीज़ उसके आगे जैसे बोलते हैं कि चिड़िया ले गई, तो दोस्तों वह उसे ढूंढने का इस उम्र में प्रयास करता है। द चाइल्ड लर्न टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन दिस स्टेज। इसमें दोस्तों जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं की पहचान करना सीखता है कि यह कौन सी वस्तु है। अगर दूध की बोतल है तो उसे ढूंढने का प्रयास करेगा, या फिर सब्जी वगैरह या फिर फ्रूट्स वगैरह हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस के छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने में जो हमारी ये फ्रूट्स के शेप्स वगैरह होती हैं, ये इनके लिए नकली लाई भी जाते हैं, ताकि ये इस उम्र में जो ऑब्जेक्ट हैं उनके जो डिफरेंस करना है वो सीख लाए। द चाइल्ड लर्न्स टू होल्ड थिंग्स। इस अवस्था में बच्चा हर चीज़ को पकड़ने का प्रयास करता है। चादर को भी पकड़ने का प्रयास करेगा, पूरी हथेली से हर चीज़ को पकड़ने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि मैं हर चीज़ को पकड़ दूं। और दोस्तों, इस उम्र में जो बच्चे का व्यवहार होता है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। किसी चीज़ को बोल दिया तो वो उसे गोल डायरेक्टेड होता है, कि अगर उसके आंखों के सामने से कुछ हटा लिया तो उसे ढूंढने का प्रयास करता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसमें बोला जाता है। फिर दोस्तों आगे है द चाइल्ड लर्न्स टू आइडेंटिफाई अबाउट एनीथिंग बाय पुटिंग देम इन हिज माउथ। इस अवस्था में बच्चा बड़ा ही क्यूरियोसिटी होता है, जिज्ञासु होता है, हर चीज़ को मुंह में लेकर उसका स्वाद चखने और उसके बारे में ढूंढने का प्रयास करता है दोस्तों। और यह विशेषता उसकी आइडेंटिफाई की होती है, किसी चीज़ को ढूंढने का प्रयास आइडेंटिफाई करके ऐसे ही बताता है।
तो दोस्तों ये उसकी विशेषता थी। आगे है द टेंडेंसी टू लर्न और टू क्राई डेवलप एट दिस स्टेज। इस उम्र में उसकी रोने और हंसने की जो एक विशेषता है वो डेवलप होती है, इसी उम्र में होती है दोस्तों। तो ये एक इस अवस्था में उसके हंसने और रोने की प्रवृत्ति विकसित होती है। अगर बच्चा रो रहा है तो वो ज़्यादा रोएगा, और हंस रहा है तो वो हंसमुख वो बच्चा बन जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि इस उम्र में बच्चे को खुश रखना चाहिए ताकि वो सदा उसकी हंसने की प्रवृत्ति ही बन जाए। एट दिस स्टेज द चाइल्ड बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड। इस उम्र में मैंने आपको बताया था कि इस उम्र में बच्चे का उद्देश्यपूर्ण व्यवहार हो जाता है। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार मतलब किस चीज़ को करने के लिए उसकी जो तत्परता है वो सीधा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, उसका व्यवहार हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपने जाना सेंसरी मोटर जो था उसमें बच्चे की क्या विशेषताएं होती हैं और कैसे कैसे बच्चा अपनी उम्र के अनुसार क्या क्या चीज़ों को किन किन विशेषताओं को जो पकड़ना है वो सीख जाता है। अब बात आती है हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब 2 से लेकर 7 साल की जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, 2 to 7 ईयर्स, प्राक सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को प्राक सक्रियात्मक अवस्था हिंदी में बोलते हैं। मेरी आप सभी से कल भी रिक्वेस्ट थी, आज भी रिक्वेस्ट है कि इस मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में आप इंग्लिश में सब मतलब अपने वर्ड्स को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि अगर हिंदी में एक वर्ड के 2 2 3 3 मतलब भी निकल आते हैं। अब बात आती है दोस्तों जो हमारे प्री ऑपरेशन स्टेज है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको डिस्कस करने की। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है जीववाद की, मतलब एनिमिज्म। एनिमिज्म दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है, इसमें बच्चे अपने चारों तरफ की जो वस्तुएं होती हैं उनमें जीववाद की अपेक्षा करता है। यह अवस्था मतलब वो मानता है कि सारी चीज़ें जो हैं ये निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानने लगता है, उनसे बातें करने लगता है। जैसे बचपन में हम भी करते थे या फिर आज भी करते हैं, अपने बैग को या फिर अपनी नई नई जो वस्तुएं होती हैं, अपनी बाइक को जैसे हम कोई नाम भी रख देते हैं, जैसे कुछ बच्चों ने अपनी गाड़ी का या फिर बाइक का नाम रख रखा होगा, उनसे बातें भी करते होंगे। ऐसे ही जब हम छोटे होते हैं तो उस समय में भी हम जीववाद का नाम हम मतलब जीववाद की विशेषता उनमें ढूंढ लेते हैं। जैसे दोस्तों जब आप लोहे की चीज़ से हथौड़े को मारते हैं तो बच्चा बोलता है कि मत मारो से दर्द हो रहा है। जब गाड़ी खराब हो जाती है तो बच्चा बोलता है कि गाड़ी बीमार है। तो दोस्तों ऐसे हम जैसे मतलब किसी भी चीज़ को जीववाद, जैसे बचपन में दोस्तों लड़कियां अक्सर गुड़ियों के साथ खेला करती, उन्हें सवारा करती, उनके बालों को संवारती और उसे ड्रेसअप करके बड़ी एक मतलब अच्छी अपनी बेटी की तरह उनको गुड़िया को रखती थी। तो ये भी एक जीववाद की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस बात में आपने जाना कि जो हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें आपका एनिमिज्म की जो हमारा टॉपिक है उसको आपने अच्छी तरह जान लिया। अब बात होती है दोस्तों ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म होता है कि बच्चा में मानता है कि अहम केंद्रित हो जाता है, मतलब मैं हूं, मैंने जो किया वो ठीक है, मेरे बारे में बात करो। ईगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रित, अपने चारों तरफ की जो बातें होंगी उसमें बच्चा बड़ा ही खुश होकर उसमें इन्वॉल्वमेंट करता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आगे जानते हैं। जब बच्चा यह मानना शुरू कर देता है कि जो मैं सोच रहा हूँ कर रहा हूँ सब ठीक है, वह अहम केंद्रित की अवस्था में पहुंच जाता है। इसमें बच्चा अपने ही विचार को सही मानने लगता है। इस अवस्था में बच्चा अपने कंसेप्ट की तुलना नहीं कर सकता और वास्तविकता को ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको जो है ईगोसेंट्रिज्म को जानेंगे अब। तो बच्चे ध्यान देंगे, जब राम के पापा ने उसके पास फ़ोन करके पूछा कि तुम्हारी मम्मी घर पर है तो बच्चे ने हाँ के रूप में सिर हिला दिया। उसके पापा ने फिर पूछा, राम ने सिर हिला दिया। राम सोचता है कि सिर हिलाने का मतलब हाँ, लेकिन उसको ये नहीं पता दोस्तों कि फ़ोन पर सिर हिलाने से काम नहीं चलता, बोलना होता है कि हाँ पिताजी मम्मी घर पर हैं। तो दोस्तों इसी कारण उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन घर पर आकर जब बोलते हैं राम को कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तो राम बोलता है कि मैंने तो जवाब दिया था पापा जी, मैंने हाँ अपने सिर हिलाने से किया था, लेकिन आपके समझ में ही नहीं आया। तो बच्चा जो है अहम केंद्रित हो चुका है दोस्तों। इसमें वह सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और मैंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है, पापा का डिसीजन गलत है, पापा को ही समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी बातें हो जाती हैं दोस्तों। अब सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में हम जानेंगे कि बच्चा सेंट्रेशन कैसे होता है। दोस्तों सेंट्रेशन होता है जब बच्चा किसी वस्तु के सभी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान दे। जैसे दोस्तों हमारा चॉकलेट की बात है तो कई बार हमारे जो चॉकलेट है कार्टून्स के साथ उनके एडवर्टाइजमेंट बना दिए जाते हैं। तो सेंट्रेशन में जानते हैं कि जो आपके वो बच्चा है सिर्फ जैसे एक बैग लगा लो, बैग पे अगर डोरेमोन का फोटो है तो बच्चा सिर्फ ये मानेगा कि ये डोरेमोन का बैग है और यही बच्चा बैग है, तो सिर्फ सारी विशेषताओं को छोड़ देगा। चैन खराब है नहीं है, उसका कपड़ा अच्छा है नहीं है, उसका मतलब धागे कैसी सिलाई अच्छी हो रखी है नहीं है, तो मतलब सभी विशेषताओं को छोड़कर सिर्फ ये मानेगा ये
मेरे फेवरेट स्टार डोरेमोन का बैग है और मैं इसको अवश्य लूंगा या लूंगी। तो दोस्तों ये सेंट्रेशन के जो हमारे केंद्रीकरण मतलब सिर्फ एक विशेषता को देखते हैं तो ये सभी विशेषताएं प्री ऑपरेशन स्टेज में 2 से 7 उम्र में अक्सर बच्चों में देखी गई हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी होता है दोस्तों अपलटावी, मतलब जब आप अगर मान लो आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए तो उसको जाते वक्त तो याद होगा, अगर उसका बोला जाए कि आते वक्त शाम को 2 बजे या 1:30 बजे छुट्टी हो तो अपने घर पर वापिस आ जाना, तो दोस्तों वो मना कर देता है कि मेरे को तो रास्ते का पता ही नहीं, क्योंकि वो मानता है कि आने का रास्ता अलग है और जाने का रास्ता अलग है। अपलटावी है दोस्तों, वो इरिवर्सिबिलिटी है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं की संख्याओं को उलटना पुलटना नहीं सीख पाता और ना ही उसे इरिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्सिव नहीं हो पाता। और दोस्तों आने के लिए बच्चा बोलता है कि अलग रास्ता होगा, जाने का रास्ता अलग और आने का रास्ता अलग। तो दोस्तों ये इरिवर्सिबिलिटी की जो विशेषता है ये भी इस उम्र में पाई गई है। अब बात आती है दोस्तों परसेप्चुअल थॉट की, प्रत्याक्षात्मक चिंतन। परसेप्चुअल थॉट दोस्तों बड़ा ही आसान जो एक विशेषता है पाई गई है इसकी। इसमें दोस्तों क्या होता है, बच्चे के सामने मतलब जो सामने जो चीज होती है ना, किसी चीज को मानचित्र बनाना, मतलब परसेप्चुअल मतलब सामने सामने जो वस्तुएं रखी हैं प्रत्यक्ष उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे मान लो बच्चे के सामने अगर फ्रूटी रखी है तो वो ऐड जो टीवी में देखता है कैटरीना कैफ वाला, माजा वाला या फिर फ्रूटी वाला, तो उसको अपनी कल्पना करने लग जाता है कि ये बड़ा ही आनंदमय ड्रिंक होता है, बड़ा ही इंजॉयबल ड्रिंक है ये, तो उसके बारे में कल्पना करना शुरू कर देता है। आम देखता है तो सोचता है मम्मी इसको आम से चाकू से काटती है, तो सामने जो चीज़ रखी है उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है दोस्तों। अब बात आती है रियलिज्म इन थिंकिंग, मतलब चिंतन में वास्तविकता। इस बच्चा अपनी कल्पनाओं और खुद के ही सपनों में खोया रहता है और योग्यताओं को वास्तविक मानना शुरू कर देता है, जिसे हम कह सकते हैं कि उसके चिंतन का मतलब वास्तविकता आ जाती है। मतलब इसमें बच्चा दोस्तों अगर अच्छा दौड़ रहा है तो वो अपने आप को कार्टून या फिर जो हमारे हीरोज होते हैं सुपर नेचुरल हीरोज जैसे सुपरमैन, बैटमैन, उनसे कंपेयर करने लग जाएगा और चिंतन में वास्तविकता मानने लग जाएगा, रियलिज्म इन थिंकिंग। तो दोस्तों ये कुछ विशेषताएं थी जो आपने प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाना और इनको आप कहीं पर नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। और क्वेश्चन दोस्तों इस तरह आती हैं कि आपका जो इरिवर्सिबिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस उम्र में पाई जाती है, तो आपकी 2 से 7 मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपकी पाई जाती है। ऐसे ऑप्शंस को आपने फटाक देन सी मतलब फटाफट आपको क्लियर करना और 5 सेकंड में इसका जवाब बता के आगे निकल जाना, क्योंकि आपको अब सिर्फ क्लियर नहीं करना, आपको एक क्रैकर बनना है। टॉप के 10 बच्चों में आपका नाम अवश्य आना चाहिए, इतनी मेहनत कर दो, अब रैंक लेनी है आपको। और आगामी जो 6 महीने में KVS, DSSS और NVS के एग्जाम मैंने आपको बोला था वो आपके सामने आ चुके हैं और KVS के भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब 7 से 11 मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इस जो उम्र को देखा गया। और दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा इस वीडियो में आप स्पीड बढ़ा के 1.25 या 1.5 पे आप स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना, फटाफट नोट बना लेना ताकि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो। इसमें बात आते हैं दोस्तों रिवर्सिबिलिटी। दोस्तों उस उम्र में था कि बच्चा जो स्कूल गया वो वापस उस रास्ते से नहीं आ सकता, लेकिन इस उम्र में अगर बच्चा उस रास्ते से गया और आपने बोला कि बेटा शाम को वापस इसी रास्ते से आ जाना, तो बच्चा इसी रास्ते से वापस आ सकता है। रिवर्सिबिलिटी हो चुकी है, 1 से लेकर 10 तक जचा देगा और उसके बाद 10 से लेकर वापस 1 तक की जो हमारी काउंटिंग है उसको भी सुना देगा, उसको भी फिक्स कर देगा, क्लासिफिकेशन कर देगा और अलग उसको छांट देगा। दूसरी बात आती है दोस्तों कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है दोस्तों इसमें जो हमारे बच्चे के जो कंजर्वेशन जो हमारी पावर्स हैं उसमें आनी शुरू हो जाती हैं। इसमें बच्चा क्या है, इसमें बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की क्षमता आ जाती है। हाइट, वेट, लंबाई वंबाई सब उसके अंदर जो भौतिक आकार की जो शक्ति होती हैं वो उसके सामने आ जाती हैं, क्योंकि जो पिछले वाली थी उसमें कंजर्वेशन की पावर नहीं होती। उसमें अगर बच्चे के सामने 1-1 रुपए के 10 सिक्के और एक 20 रुपए का नोट है तो वो 1-1 रुपए के 10 सिक्कों को चूज करेगा कि ये ज्यादा दिख रहे हैं और ये सिर्फ 20 रुपए का एक नोट है। लेकिन इसमें कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में 7 से 11 वाली उम्र में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन स्टेज जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें देखने को मिली है। इसमें बच्चा हर मतलब समान स्तर की पानी डालना, मतलब किसी भी बीकर वगैरह को उसमें चूज करना मान लेता है और हमारी क्वांटिटी उसको क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है। दोस्तों इसमें कंजर्वेशन की जो हमारी पावर है वो बच्चों में देखी गई है। तो ये आपका पॉइंट था। अब अगला पॉइंट है लॉजिकल थिंकिंग ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। मूर्त
वस्तुओं का तार्किक चिंतन। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपके जो सामने मूर्त वस्तुएं हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। अगर बच्चे के सामने टीवी लगा हुआ है एक दीवार पर, तो वो सोचेगा कि मम्मी इसको रिमोट से चलाती हैं, तो उसका लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है और अपने आप ही रिमोट उठाकर खुद ही सारे बटनों को दबा दबा कर ट्राई करने लग जाता है कि शायद टीवी चल जाए दोस्तों। फिर बात आती है वेविंग ऑफ इगोसेंट्रिज्म। दोस्तों दूसरा जो हमारी एज थी 2 से 7 वाली, जो हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज थी, उसमें बच्चे के अंदर वेविंग मतलब इगोसेंट्रिज्म का पॉइंट था कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, वो सिर हिलाने वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था। लेकिन इस उम्र में क्या है, इगोसेंट्रिज्म की जो भावना है वो बच्चा छोड़ना धीरे धीरे शुरू कर देता है और दूसरों की बात मानना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा यह बात समझ जाता है कि उसकी कई सारी बात ठीक नहीं होती और ना ही सारी बातें गलत होती हैं, और एक दो उसकी बात है वो गलत हो भी सकती हैं। जबकि जो पूर्व सक्रियात्मक चीज थी, मतलब जो प्री ऑपरेशन स्टेज था, उसमें बच्चों को लगता था जो मैं कर रहा हूं वो सारा ठीक कर रहा हूं, उसमें मतलब उसमें अहम केंद्रिता थी, इसमें नहीं होती, इसको छोड़ना शुरू कर देता है इस उम्र में। इसके बाद बात आती है दोस्तों क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि बच्चा जो है, अगर उसको बोला जाए एक पूरी टेबल में से, एक पूरी पेटी में से अगर ट्रायंगल ऑब्जेक्ट्स को निकाल दे तो वो बच्चा ट्रायंगल ऑब्जेक्ट्स को निकाल देगा। फिर उसको बोला जाए रेक्टेंगल को निकाल दो तो रेक्टेंगल को निकाल देगा, और सर्कल को निकाल दो तो सर्कल को भी छाट देगा। और दोस्तों ग्रुपिंग कर देता है कि जैसे एक टॉयज में से सिर्फ जो हमारे धरती पर चलते हैं उन जानवरों को निकाल दो और जो जानवर उड़ते हैं उनको भी निकाल दो, तो बच्चा ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासिफिकेशन जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें सीख जाता है। क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स बच्चा करना सीख जाता है क्योंकि उसके अंदर ये विशेषता बच्चे के अंदर देखी गई है। इसके बाद बात आती है डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। डिसेंटरिंग में दोस्तों आप देखेंगे कि जब बच्चा किसी वस्तु की एक विशेषता के बारे में न सोचकर अलग अलग वस्तुओं के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, डोरेमोन का बैग अगर बच्चे को पसंद आ गया तो अब वो बच्चा सिर्फ डोरेमोन के उस पोस्टर को ही नहीं देखेगा बैग के ऊपर, अब बच्चा इसमें उसकी सिलाई, कपड़ा और उसकी स्ट्रेचिंग पावर और उसमें कितनी उसकी बुक्स आ जाती हैं, सारी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी को देखकर ही बैग को चूज करेगा। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब बच्चा सिर्फ उसके एडवर्टीजमेंट को देखकर ही चीज़ों को नहीं लेता, अब बच्चा उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे दोस्तों बचपन में जब छोटा होता है, जब पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वाली में होता है, जब बच्चा उसके खाली ऐड देखकर, मतलब चॉकलेट के ऐड देखकर या फिर माजा के, कैटरीना कैफ का एक वो आनंदमय ड्रिंक जो उसमें दिखाई जाती है, जो एक कोल्ड ड्रिंक को दिखाया जाता है टेलीविजन पर, उसकी केंद्र छोड़कर अब बच्चा देखता है कि जो कोल्ड ड्रिंक है दैट इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, तो अब बच्चा उसकी जो है मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में न सोचकर सारी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सोचकर ही किसी चीज़ का निर्णय लेता है और उस चीज़ को सिलेक्ट करता है। उसके बाद बात आती है दोस्तों इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क। इसमें दोस्तों क्या होता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव में क्या होता है दोस्तों, रूल से एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक ट्रिक है दोस्तों रेड से होता है दोस्तों रूट टू एग्जाम्पल और डी से डिडक्टिव। इसमें इंडक्टिव में होता है दोस्तों एग्जाम्पल से रूल, आगमनात्मक तर्क इसको बोलता है, उदाहरण को सामने रखते हुए ऊपर तर्क रूप के सोचना शुरू कर देता है। जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क लगाने लगता है तो आगमनात्मक तर्क होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, यदि बच्चों को बोला जाए कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं या नहीं, तो बच्चा कहता है हाँ उपयोगी हैं। तब हम बच्चे से पूछते हैं कि कैसे उपयोगी हैं, तो बच्चा उदाहरण देकर बताता है कि बच्चा कि जो पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और वृक्षों का बड़ा योगदान है, वहां से हम बहुत सारी चीजें ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो ये होता है कि मतलब एग्जाम्पल से रूल जो हमारा होता है वो इंडक्टिव रीजनिंग होता है। तो ये बच्चे के अंदर जो है उसकी पावर, तर्क सूत्र उसमें देखे गए हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों वस्तुओं के ऊपर तार्किक रूप से सोचना, केवल वस्तुएं सामने होने पर ही तार्किक सोच सकता है। इसमें बच्चा जो है मतलब जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मतलब जो सामने लॉजिकल थिंकिंग ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, मतलब मूर्त जो वस्तु हैं तार्किक रूप से सोचता है, और बच्चा केवल सामने हुई चीजों के बारे में ही तार्किक रूप से सोच सकता है। अब आगे बात आती है दोस्तों वस्तुओं में विभेद करना सीख जाता है कि ये वस्तु ठीक है या नहीं है, मतलब गलत है या नहीं है, और सभी जो चीजें हैं डिफरेंस करना सीख जाता है, क्लासिफिकेशन सीख जाता है, मतलब जो मैंने आपके बताया था। ये पूरी इन जो हमारी ये है दोस्तों
लेटर ऑपरेशन स्टेज बोल लो या फिर मूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था है इसके बारे में बोल लो, ये उसका निचोड़ है पूरा। तो इसमें आप सीखेंगे कि वस्तुओं में भी डिफरेंस करना सीख जाता है, भाषा का पूर्ण विकार होता है, और इस उम्र में कंजर्वेशन के सभी जो आपके कंसेप्ट हैं वे इस जो हमारा टॉपिक है इसमें क्लियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। अब बात आती है दोस्तों आगे, जो हमारी फॉर्मल मतलब औपचारिक अवस्था जो है उसकी विशेषता 11 से 15 साल इसकी उम्र होती है, और इसमें हम इसके जो विभिन्न जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में दोस्तों अब हम जानेंगे। तो दोस्तों कृपया ध्यान देंगे और अपनी कॉपी पेन को अच्छे से पकड़कर और इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों हाई डिग्री ऑफ एक्विलिब्रियम, मतलब जो आपका उच्च स्तरीय संतुलन होता है, मतलब हाई डिग्री ऑफ एक्विलिब्रेशन। इसमें दोस्तों आप जानेंगे इस अवस्था में किशोर जो है जटिल समस्याओं का तार्किक रूप से हल निकाल लेते हैं और मूर्त और प्राकल्पना पर आधारित समस्याओं को हल कर देते हैं। मतलब उच्च स्तरीय संतुलन, मतलब जो क्या उसके जो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। फिर दोस्तों ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस अवस्था में किशोर अपने अनुभव को एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर स्थानांतरित कर सकता है। तीसरी है दोस्तों एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, अमूर्त जो चीजें हैं इस अवस्था में किशोर समस्याओं का समाधान करने के लिए अमूर्त नियमों का प्रयोग करना सीख लेता है। इस वजह से इस अवस्था का नाम है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी है दोस्तों। तो दोस्तों ये था इसमें पॉइंट था और ये मैंने आपको बताया था। चौथा है दोस्तों हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब निगमनात्मक चिंतन। दोस्तों इसमें हाइपोथेटिक होता है दोस्तों परिकल्पना, और परिकल्पना का अर्थ किसी चीज के बारे में लगभग सही सा अनुमान लगाना, और निगमन तर्कना का अर्थ होता है रूल्स के ऊपर चिंतन करना। अर्थात हम सीधे ये कह सकते हैं कि जब बच्चा नियमों से संबंधित परिकल्पना तर्क करने लगता है तो परिकल्पनिक निगमन कहते हैं। जब किशोर किसी समस्या में उलझ जाते हैं तो इस समस्या से निपटने के लिए वह बहुत सी कल्पनाएं बनाते हैं और बाद में उसे व्यवस्थित परीक्षण मतलब टेस्ट करते हैं दोस्तों, क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। और निगमनत जो तर्क है दोस्तों वो जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब जी फैक्टर से जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। हाइपोथेटिक जो हमारा चिंतन है दोस्तों वो जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पर बताता हूं, गणित के प्रश्न हल करते समय हम प्रश्न को दिमाग में हल कर लेते हैं। जब हम उस प्रश्न का हल कर रहे होते हैं तो पहले से नियमों की परिकल्पना कर लेते हैं, कौन से नियम का हल कैसे निकलेगा। अगर एक नियम से हल नहीं निकलता तो हम उस पर दूसरा नियम लगाते हैं। ऐसे ही हम नियमों की परिकल्पना करते रहते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग जो हमने आपको बताया। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में जो हमारा फॉर्मल जो एज थी, फॉर्मल स्टेज, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात आती है आपकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अकॉर्डिंग टू प्याजे, मतलब जो प्याजे द्वारा जो दोस्तों एक नियम दिया गया है इसके बारे में उसके जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, मतलब जो आपको किताब में मतलब शैक्षिक जो हमारी जिंदगी है उसमें कैसे ये यूजफुल है उसके बारे में हमने अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों प्याजे गैव स्ट्रेस टू कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। दोस्तों प्याजे ने रचनावाद मतलब निर्माणवाद उपागम पर बल दिया है। ये चीजें आपको पता भी होगा। फिर दूसरी बात दोस्तों अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी वन लर्न्स मोर फ्रॉम डिस्कवर लर्निंग। इसमें दोस्तों प्याजे जी ने बताया था कि बच्चा क्या है, एक छोटे नन्हे वैज्ञानिक के रूप में है और बच्चा अपनी डिस्कवरी खुद करता है, खुद ही ढूंढता है चीज़ों को और खुद ही उसका पता लगाता है। बच्चा खुद एक लिटिल साइंटिस्ट है। फिर दोस्तों तीसरी जो हमारे प्याजे जी ने बताई कि प्याजे डिक्लेयर्स ए टीचर एज ए फैसिलिटेटर, मतलब जो हमारा एक टीचर है वो बच्चे के लिए एक सहायक है जो बच्चे को बताएगा कि परिस्थितियों का निर्माण कैसे होता है और कैसे उन पर हु क्रिएट सच कंडीशंस। फैसिलिटेटर वो ऐसी कंडीशंस बनाएगा विच इनफोर्स चिल्ड्रन टू थिंक, जो कि बच्चे को सोचने और डिस्कवर और लर्न थिंग्स करने पर खुद ही उस पर ध्यान देगी। दोस्तों ये हमारे प्याजे जी ने बताया था कि बच्चा जो है वो खुद करके सीखता है और खुद एक लिटिल साइंटिस्ट है, डिस्कवरी लर्निंग करता है। और प्याजे ने बताया कि टीचर एक फैसिलिटेटर है जो कि विभिन्न कंडीशंस बनाता है जैसे बच्चा उस पर सीख सके और उस पर चिंतन कर सके। अब आगे भी कुछ है दोस्तों, प्याजे हैज गिवन फुल एक्सेप्टेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंस। प्याजे ने बताया कि हर बच्चे की अलग विशेषता है, हर बच्चा अलग तरह से सोचता है और हर बच्चे की अलग अलग कंडीशंस होती हैं सोचने की और अलग अलग तर्क होते हैं। और कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, हर बच्चे की अलग पावर भी होती है, अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग। हर
बच्चे की समझने और कार्य करने की शक्ति अलग अलग है। कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि प्याजे जी ने इंडिविजुअल डिफरेंस पर जोर दिया है कि हर बच्चा अलग है हर चीज से, हर बच्चे से। अकॉर्डिंग टू प्याजे, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद प्री कन्वेंस थॉट ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। दोस्तों हमारे प्याजे जी बोलते हैं, प्याजे जी ने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पर तो ध्यान दिया ही था, आपने सब लोगों ने बता भी होगा कि प्याजे जी मानते हैं कि बच्चा कुछ शक्तियां लेकर ही पैदा होते हैं, और यहां पर भी बताया कि बच्चे स्कूल में खाली दिमाग के साथ नहीं आते। ये हमारा वाइगोत्स्की ने माना था कि बच्चा जो है खाली दिमाग के साथ आता है, ब्लैंक स्लेट माना उन्होंने। तो दोस्तों इसमें प्याजे जी ने बताया कि बच्चा कुछ प्री कंजर मतलब जो हमारे थॉट हैं और नेचुरल वर्ल्ड के जो फिजिकल जो दिमाग के रूप में जो कुछ थॉट अपने साथ लेकर आता है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, प्याजे हैज आल्सो एक्सेप्टेड द सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। प्याजे ने यह भी माना कि बच्चे जो हैं संवेदनशीलता को भी स्वीकार किया है। इन्होंने माना कि बच्चे सीखने के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनमें सीखने के लिए तत्परता पाई गई है, अतः बच्चे को तत्परता व रुचि मतलब जो इंटरेस्ट के अनुसार सिखाना चाहिए। दोस्तों बच्चे ध्यान देंगे, Piaget has also accepted the sensitivity of children. He accepts that the children are very sensitive toward learning. He believes that the children are sensitive and they are eager to learn. मतलब बच्चे लर्न करने के लिए खुद ही तत्पर होते हैं, बच्चे खुद ढूंढते हैं, और वाइगोत्स्की ने इसका अपोजिट माना था। इसलिए वाइगोत्स्की और प्याजे के बीच में एक क्रिटिसिज्म, एक कॉन्ट्रावर्स्ट एक चलता रहता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हिज प्रिंसिपल मेक इट क्लियर दैट द लेवल ऑफ एजुकेशन हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। दोस्तों इनका सिद्धांत जो है यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा के स्तर से बालकों का जो फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है वे सीधे प्रभावित होते हैं। इनका मानना है कि जो हमारे जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वही बच्चे के तर्क सूत्र के ऊपर काम करती है। तो ये हमारे प्याजे जी की जो हमारे एप्लीकेशन ऑफ जो एजुकेशनल थॉट थे वे प्याजे जी के ये थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने विभिन्न स्टेजेस के जो बच्चों की विभिन्न स्टेज हैं उनके अनुसार जो भी जो डेवलपमेंट स्टेज है उनके अनुसार जो भी कैरेक्टरिस्टिक है इस वीडियो में हमने वो डिस्कस की, और प्याजे से रिलेटेड जो भी हमारा इसमें वो था वो हमने डिस्कस किया, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो मतलब क्वेश्चन बैंक में आपके लिए लेके आने वाले हैं। और आप इस वीडियो के लिए बने रहें, और दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आपकी प्रॉब्लम है वो भी हम क्लियर करेंगे। और कैरियर से रिलेटेड आपका जो भी सवाल हो हम एक काउंसलर की तरह, एक टीम वर्क की तरह आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारी टीम ने यही जो है एक निर्णय भी लिया है कि अब आपसे हम आपको अगर जीवन से प्रति मतलब कैरियर से प्रति कोई भी काम है तो आप एक काउंसलर के रूप में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पर्सनली कमेंट करके जरूर उसका एक निवारण की तरह बताएंगे। अगर आपको कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैनल पर जाकर उसकी जीमेल भी है वहां पर भी आप कमेंट करके या फिर जीमेल सेंड करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं। बाकी दोस्तों सीडीपी के लिए हमारे सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज से जरूर जुड़ें जो कि आपके हर टीचिंग एग्जाम के लिए जरूरी फायदेमंद होगी। और दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि जो बेमतलब के टीचर हैं जिनका कुछ क्लियर नहीं हुआ उनसे अच्छा है कि किसी का कुछ टेस्ट क्लियर हो वहीं से आप पढ़ें। तो दोस्तों इस जो हमारे चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियो उसको लाइक शेयर और कमेंट करें। और दोस्तों हमारी सीडीपी सीरीज से जरूर जुड़ें ताकि आप आगामी जो आपके टेस्ट हैं जो आपकी जो भी एग्जाम है उसमें आप एक रैंकर के रूप में उभर के आएँ और अपने माँ बाप का और अपना सपना पूरा करें। दोस्तों तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।